हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है BEGLA 136, जिसको तुम लोग बेगला बोलते हो ना, बेगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ये हमारे पेपर का नाम होने वाला है। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें आने वाली हैं और किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। और इसमें मैं वो पॉइंट बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से तुम इस पेपर में अच्छे खासे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आप मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे इसमें, और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। काफ़ी पेपर भी बड़ा है, टाइम भी ज़्यादा है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको मिलेगा ये वाला। ये आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन पेपर जैसे जाओगे ना कल तुम एग्ज़ाम देने, तो ये आपको रखा हुआ मिलेगा। ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें क्या होता है ना कि 2 कॉलम दिए होते हैं, कॉलम ए कॉलम बी। इसमें आपको मैच करने होते हैं। यहाँ पर जैसे ये वर्ड दिए हुए ना, इधर कुछ मीनिंग्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, वो मीनिंग आपको मैच करने है कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। गुड इट। अब जैसे ये पेपर है, ये मैंने ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे आपको कंप्लीट दिखेगा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी जो है जो आंसर्स हैं वो मार्क कर दिए हैं, सो दैट तुम इसको देख लेना। ठीक है, विजनरी है पहला। विजनरी का क्या मतलब होता है? जो फ्यूचर प्लानिंग करता है, फ्यूचर के लिए जो विजन एक अपना एक उसका एक विज़न होता है। ठीक है, तो विजनरी के लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अबंडेंस और एक्सेस ऑफ समथिंग ये भी नहीं है। ये जितने भी यहाँ पर तुम देखोगे ना, इनमें से कोई नहीं होगा। तो लास्ट में जब आप आओगे ना, तो ये वाला, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। पर्सन हु इमेजिन्स द फ्यूचर एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली, वो होता है विजनरी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लोली स्क्रॉल करूँगी, सो दैट आप लोग अपना आंसर देख सको इसमें। तो विजनरी का हमने देख लिया है। ऐसे ही फिलैंथ्रोपिक का आपको बताना है। फिलैंथ्रोपिक का यहाँ पर है अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग दोज इन नीड, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब इसको मैं सारा नहीं बताऊँगी, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देती हूँ और आप लोग देखते रहना ये प्लेथेरा का मीनिंग क्या है। और जो भी है डायनामिक है, डायनामिक का ई हो जाएगा कि कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है परसुएड। परसुएड का मतलब हो गया यहाँ पर अ पर्सन कन्विंस अनदर पर्सन अबाउट समथिंग, कि किसी इंसान को ना किसी भी चीज़ के लिए एक तरह से कन्विंस कर देना। ठीक है, उसको मतलब राज़ी कर लेना किसी भी चीज़ के लिए। ओपिनियनेटेड क्या होता है? ओपिनियनेटेड का मतलब यहाँ पर हम देख लेंगे समथिंग विद डिस्टिंक्ट ओपिनियंस एंड पुट्स देम अक्रॉस एग्रेसिवली, मतलब अपने ओपिनियन को ना किसी तरह से एक तरह से थोप देना। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम देख लेंगे, ये सी आ जाएगा यहाँ पर। अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम और एक्यूरेंस, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, इसके बाद आप यस एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, लास्ट वाला ही है इसका। तो पर्सन हुई दिस वन दैट यस डिस्टिंग ओपिनियंस पुट देम अक्रॉस एग्रेसिवली। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉन्सनेस। इसका हम बनाएंगे यहाँ पे डी, इसका आंसर है डी। मैं बता देती हूँ आपको, जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले वाला। इसको आप ध्यान से करना क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिस मत कर देना इसको। कॉलम ए कॉलम बी से आपको मैच करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से धीरे धीरे, सो दैट अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, और अपने आप से भी एक बार ट्राई करना मिलाने का। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम सीधा। यस, सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा ये वाला, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको, और ये 5 आपको वर्ड्स मिलेंगे जिनका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो सेंटेंस आपको देखो कोशिश करना है कि आसान सेंटेंस बनाना जो आप इजीली बना सको। बहुत भारी भरकम और फैंसी सेंटेंस मत बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करना इजी बना देना। ठीक है, जैसे आपसे पूछे गए कॉम्पिटेंस पूछा है, टेंजिबल हो गया, कंसाइज, इनोवेटिव, एक्सेप्शनल, सब इजी पूछे गए हैं आपसे। लेकिन ये मत सोचना और कमेंट में भी मत बोलना कि क्या मैम ये सारे यही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इसमें से 1-2 रिपीट भी हो जाए, लेकिन
क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उसको आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं फर्स्ट को, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का क्या मीनिंग होता है? कॉम्पिटेंस का मीनिंग सिंपल सा होता है कि एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को पूरी सक्सेसफुली करना और एफिशिएंटली करना, उसकी योग्यता होना। ठीक है, एक योग्यता होती है जो किसी भी काम को सक्सेसफुली करता है और एफिशिएंटली करता है। अब इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो आप लिख सकते हो दैट ही फाउंड हिमसेल्फ विद एन एम्पल कॉम्पिटेंस एंड नो ऑब्लिगेशन। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। टेंजिबल हो गया, टेंजिबल को हम लिखेंगे जैसे, तो इसका मीनिंग है कि दैट समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, और एंड दैट हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो हो गया टेंजिबल। इसका मीनिंग आप इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर टेंजिबल का हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि वी वांट टू सी सम टेंजिबल रिजल्ट्स ऑफ आवर एफर्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगी सारे वर्ड्स सो दैट आप लोग इजीली देख सको। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब होता है? कंसाइज का मतलब होता है कि ब्रीफ में कुछ बताना, है ना, ब्रीफ में बताना बट कॉम्प्रिहेंसिव, लाइक गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, फ्यू वर्ड्स में बताना, ब्रीफ में बताना। गॉट इट? तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे कंसाइज का? कंसाइज। ठीक है, कंसाइज का हमें लिखेंगे यहाँ पर दैट a concise account of the country's history। ठीक है, फिर हमारा इनोवेटिव। इनोवेटिव तो आप लोग बना सकते हो। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, सबको पता है। इनोवेटिव जो हु इज़ मेकिंग समथिंग और हु इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिसर्च और इनोवेशंस। ठीक है, तो आप इसका बना सकते हो कि ही इज़, सिंपल सा बना दो, ही इज़ वेरी इनोवेटिव। ठीक है, वेरी इनोवेटिव in his field। ठीक है, फिर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्या होता है? अपवाद। ठीक है, जो मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि अनयूजुअल। ठीक है, सॉरी, हाँ, या फिर नॉट टिपिकल। नॉट टिपिकल, अनयूजुअल है, टिपिकल नहीं है, तो एक्सेप्शनल मतलब बहुत रेयर हो गया एक तरह से। तो हम इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे कि लेट क्लेम्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जाने मत देना। जैसा कि मैं हर पेपर में ये डायलॉग रिपीट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको लेकर आप, ज़रूर नहीं है कि आप ऐसे ही सेंटेंस बनाओ, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया है, बट जो तुम आराम से बना सकते हो ना, इजीली बना सकते हो, वो आप अपना सेंटेंस बना देना एग्ज़ाम में। ठीक है, बट इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर है कुछ पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, तो मैं तुम्हें ये थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगी कि ग्रामर को ना अच्छे से करके जाना। ग्रामर बहुत सारा आएगा इस पेपर में, तो बेसिकली पूरा ग्रामर ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो ग्रामर आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा देगा अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। यहाँ पे ना तीसरे क्वेश्चन में कुछ आपको ये इस तरह के सेंटेंसेस दिए होंगे जो थोड़े से उल्टे पुल्टे लिखे होंगे, वो आपको ना री राइट करने हैं। री राइट का मतलब होता है कि उनको सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है यहाँ पर? यस, अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने पहले ही बोल दिया कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है पहले सेंटेंस को। सो अब इन्होंने क्या लिखा है कि द प्रेजिडेंट अनफोल्डेड द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपको पता है ना सारे रूल्स वगैरह। तो पैसिव वॉइस का जो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। यही रूल है अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें
चेंज हो जाती हैं। बट हम जो पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, इसमें जो पैसिव वॉइस है वो जो वर्ब होती है, वर्ब एक्सप्रेस करती है द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है, तो ये तो रूल हो गए, हम रूल की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इनको रीराइट करें तो कैसे बनेंगे? द प्रेजिडेंट अनफोल्डेड द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। तो इसको हम जो रीराइट करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि द फ्लैग वॉज अनफोल्डेड, ठीक है, बाय द प्रेजिडेंट, ठीक है, ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, द फ्लैग वॉज अनफोल्डेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन रिपब्लिक डे, इस तरह से कर देना। सेकेंड हमारा दे अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ द अर्जुन अवार्ड येस्टरडे। इसको भी हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसको सीधे सीधे हम बनाएंगे कि जो विनर्स हैं, चलिए स्टार्ट मैं लिख ही देती हूँ, द विनर्स that the winners of the Arjun Awards were announced yesterday by them, they का them हो जाएगा। then C है the train will leave in ये हमें आर्टिकल लगाना है यहाँ। तो ये देखो आर्टिकल का तो सिंपल सा रूल है, जिसके आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, A N D, ठीक है, 3 होते हैं, सॉरी 5 बोल दिया मैंने, वो वावल होते हैं। तो आर्टिकल का सीधा सा रूल होता है कि जहाँ पर भी आपको जो साउंड सुनाई देती है ना, आ की साउंड आती है, तो वहाँ पे तो आपको सीधा सीधा एन ही लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हावर नहीं होता है, आर होता है। ठीक है, आर, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन विल लीव इन एन आर। ठीक है, आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, इसको हमें लिखना है सीधा सीधा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सीधा से लिख दिया, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको वैसे अगर इसको एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे करेक्ट आर्टिकल भी पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे द भी लगा सकते हैं। ठीक है, द किस लिए? क्योंकि नील जो है ना, इस पर इसको एक तरह से फोर्स किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, द आप लिख सकते हैं। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, और आप इसको सिंपल सीधा भी लिख सकते हैं, नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। देन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो यहाँ भी वही बात आती है, आर्टिकल हमें लगाना है। तो जो एलिफेंट्स है ना, पहले यहाँ पे देखने ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि जो एलिफेंट है ना, वो इस कंटेक्स्ट में रेफ़र करता है द स्पीसीज़ ऑफ जनरल, लार्जेस्ट जो स्पीसीज़ है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम इसमें फिल करेंगे द एलिफेंट। यहाँ पे सिर्फ एक एलिफेंट की बात नहीं हो रही है, हाँ, पूरी स्पीसीज़ की बात हो रही है। तो द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, और जो कुछ यूनिक जो स्पेसिफिक एंटाइटीज़ होती हैं उसके लिए भी हम जो है द लगाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इफ़, या हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म दी हुई है, आपको वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसे योर जॉब विल इंक्लूड टाइप, ये यस, ठीक है, कंप्लीट यूजिंग द अप्रोप्रिएट जीरेंट। अच्छा, आपको जीरेंट फिल करना है इसमें ये। तो योर जॉब विल इंक्लूडिंग लेटर्स, तो देखो जीरेंट का तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसके वर्ड के पीछे आपको ING लगा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे कि योर जॉब विल इंक्लूड टाइपिंग लेटर्स। ठीक है, सेकंड है प्लीज़ रिमूव द ब्रेक चेयर फ्रॉम दिस हॉल। अब यहाँ पे क्या करना है? कंप्लीट यूजिंग करेक्ट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, वर्ब की फॉर्म भरनी है आपको इसमें। सो जो भी हम करेंगे कि यस, इसमें भी आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा आप जब इसकी ट्रांसलेट करोगे ना इस सेंटेंस को, तो आपको क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। यस, कि प्लीज़ रिमूव द ब्रेक चेयर फ्रॉम दिस हॉल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रोकन, टूटी हुई, कि प्लीज़ ये जो टूटी हुई चेयर है ना, इसको रूम से हटा दो।
ऐसे होगा ना, ब्रेक का हम ब्रोकन कर देंगे। देन या सी यस, इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, इसमें ना क्लोज लगाना है आपने। क्लोज के बारे में आपको जानते ही होंगे। क्लोज का छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि क्लॉजेज आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ वर्ब, ठीक है, ये होता है क्लॉज में। तो अगर हम बात करें कि इसको अगर पहले यहाँ से तब थोड़ा सा पढ़ो कि इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि अगर हम उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा वाला वर्ड आपको ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी वुड फील रिग्रेट, ठीक है, वी वुड फील रिग्रेटेड इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, कि अगर हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन्विटेशन तो हमें रिग्रेट फील होगा, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर योर बॉस अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू हिम, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। यहाँ वर्ब की फॉर्म आपको फिल करनी है कि आई एम श्योर योर बॉस अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू हिम। ये मैं थोड़ा कंप्लीट करना भूल गई। यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे वी वुड हैव रिग्रेटेड, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट चलिए इसको आप करेक्ट कर लेना कि यहाँ पर आएगा वी वुड हैव रिग्रेटेड इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, ठीक है। अब हम ये वाला कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो इसको समझने की कोशिश करना है पहले कि आई एम श्योर योर बॉस अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, कि अगर आई एम श्योर अगर तुम अपनी सिचुएशन अपने बॉस को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे तो वो तुम्हारी सिचुएशन समझ जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम सीधा सीधा करेंगे कि आई एम श्योर योर बॉस वुड हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है, इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। नेक्स्ट है हमारा, हम करेंगे विल यू माइंड इफ़ आई यूज्ड मोबाइल फ़ोन। यहाँ एक चीज़ देखने की समझने की कोशिश करना है कि ये ना एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक कंडीशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। जो फ्रेजेस होती हैं वुड यू माइंड, इफ़, ये ना टिपिकली फॉलोड बाय द सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा ये जो फॉलो किया जाता है ना वर्ब इन द इफ़ क्लॉज। अगर इफ़ क्लॉज आ जाता है ना तो हम यहाँ पर लिखेंगे वुड यू। जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है ना तो वुड यू माइंड, वुड यू हेल्प मी, तो इस तरह की जो सेंटेंस होती है ना वो वुड से ही हम लोग स्टार्ट करते थे। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज्ड मोबाइल फ़ोन, बस ख़त्म, ठीक है। देन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स राइज इफ़ वी डू नॉट गेट एनफ रेंस, कि अगर एनफ बारिश नहीं होगी तो जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है यहाँ पर। तो ये तो सिंपल सा आप कर ही सकते हो। यहाँ पर तो विल राइज आ जाएगा, विल राइज, ठीक है, कि जो प्राइस के वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है और जो कि एक्सप्रेस कर रहा है रियल और पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना, फ्यूचर कंडीशन की। और जो रिजल्ट होगा उसकी भी एट द सेम टाइम लाइकली रिजल्ट्स की बात हो रही है। तो मेन क्लॉज जो है ना वो यूज़ करेंगे हम फ्यूचर सिंपल टेंस का, विल राइज यहाँ पर आ जाएगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी यूज इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस डू नॉट गेट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वी आर लुकिंग फॉर समवन होम विच हैज़ अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आ जाएगा हूँ, ठीक है, क्योंकि हूँ के साथ जो हैज़ आएगा ना जो कि एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है फॉर हूँ। तो यहाँ पर जो हूम है, हूम को हम यूज़ नहीं कर सकते, हूम एक ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। और विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, है ना, ये चीज़ें यूज होती हैं। विच को यूज करते हैं हम फॉर थिंग्स, एनिमल्स, पीपल के लिए यूज नहीं कर रहे, वी डोंट यूज़ इट फॉर
पीपल, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर हु, ये दिस इज़ आर करेक्ट वर्ब आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे वी गो थ्रू द कंट्रैक्ट, सॉरी या वी गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट, कि साइन करने से पहले हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको केयरफुली पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है, साइन करने से पहले। तो यहाँ भी हमें वर्ब की फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा शुड ही आएगा, ठीक है। शुड क्यों आएगा? क्योंकि शुड जो है ना ये एक्सप्रेस करता है अ रिकमेंडेशन और अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सजेशन की जहाँ बात आती है ना तो वहाँ पर हम शुड ही यूज़ करते हैं। नीड जो है ना वो नीड नहीं आएगा, नीड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नीड जो है ना वो इम्प्लीफाई करता है नेसेसिटी का, ठीक है। नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जा रहा है, लेना है, ठीक है। विच इज़ अच्छा, नीड जो है वो इम्प्लीफाई करता है एक नेसेसिटी की विच इज़ नॉट प्लॉजिबल, बट शुड जो है ना वो फिट करता है कंटेक्स्ट टू एडवाइस मोर प्रेफरेबल, ठीक है, प्रिसाइजली। तो हम शुड करेंगे यहाँ पर, फिल कर देंगे। देन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंट, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हम द एप्लीकेंट्स। देखो पहले तो यहाँ बात हो रही है येस्टरडे की, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पास्ट टेंस की अगर बात हो रही है तो जो क्यू है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस एंड दैट विल बी क्यूड, ओके। क्यूड हो जाएगा। क्यूड क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये क्यूड है इट इज़ करेक्टली रिफ्लेक्ट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन। टाइमिंग ऑफ द एक्शन अगर आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यस, ये हो गए यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये तो रह ही गया था, ये ध्यान से निकल गया। यस, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर जो प्रॉपर हम वर्ब का फॉर्म भरेंगे ना वो आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ इम्प्लीमेंटेशन। हमें इम्प्लीमेंटेशन क्यों आएगा? जो इम्प्लीमेंट है ना ये वर्ब है, बट द सेंटेंस जो रिक्वायर कर रहा है वो एक नाउन टू फॉलो नाउन प्रॉपर जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंट एंड दैट फिट्स द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और रेफरिंग कर रहा है टू द एक्ट ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू इफेक्ट, ठीक है। जो प्लान किया जा रहा है वो इफेक्टिवली जो उसमें आएगा टू इफेक्ट, मतलब एक्शन में जो आएगा, ठीक है। तो जो प्लान की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। यहाँ पर ना एक इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 150 वर्ड्स। 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें सिंपल सा ये पूछा गया है कि जो इंटरव्यू के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, किसी की भी, जो भी इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है उस टाइम उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आते हैं आपके, पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, आपकी हैंड मोशंस हो गए, ठीक है, आप किस तरह से बैठ रहे हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज है वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आपको एक तो 2 करने हैं यहाँ से, ठीक है। इन 3 ऑप्शंस में से कोई 2 करने हैं, 10 नंबर का एक होने वाला वो। तो 10 नंबर का एक है, इसका मतलब आपको कम से कम 10 पॉइंट तो लिख के आना, तब जाके आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे। जो बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गुड पोस्चर के बारे में। गुड पोस्चर जो होता है, आपको एक तो सीधे बैठना है, यू हैव टू सिट अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स जो है वो रिलैक्स होने चाहिए, एंड बैक और जो फीट है आपके पैर जो है वो एकदम फ्लैट होने चाहिए ऑन द फ्लोर। दिस पोस्चर कन्वेज कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस और एक तरह से प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है अगर आप सही पोस्चर में बैठते हैं तो। लीनिंग फॉरवर्ड मतलब ज़्यादा आगे की तरफ झुके हुए नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। आई कांटेक्ट की बात कर लेते हैं हम। आई कांटेक्ट जो है, मेकिंग आई कांटेक्ट जो है वो
विद द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप जो है वो अटेंटिव हैं और सिंसियरिटी जो है वो शो होती है। ठीक है, आई कांटेक्ट हो गया। फिर हैंड जेस्चर्स की बात कर लेते हैं। हैंड जेस्चर किस तरह से होने चाहिए कि देखो, जब आप हैंड जेस्चर्स की बात होती है तो जो मॉडरेट हैंड जेस्चर होते हैं दैट कैन एम्फसाइज पॉइंट्स और शो एंथुसियाज्म। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो अवॉइड एक्सेसिव और डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट्स। ठीक है, ये बात हो गई। और क्रॉसिंग आर्म्स, कई बार हम क्या करते हैं, आर्म्स जो है ना, जो अपने हमारे हाथ होते हैं उनको क्रॉस करके बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा ना। तो उस चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि जो क्रॉसिंग आर्म्स होती है, व्हेन यू क्रॉस योर आर्म्स दैट कैन क्रिएट अ बैरियर एंड मेक यू अपीयर वेरी डिफेंसिव। ठीक है, डिफेंसिव शो करता है। कीप हैंड्स रिलैक्स्ड, अपने हाथ जो है ना वो आप अपने हाथों बिल्कुल रेस्टिंग मोड में रखना है। ठीक है, ऑन योर लैप और ऑन द टेबल रादर देन क्लिंचिंग और फजिंग। ठीक है, कोई फज नहीं करना है, बस रिलैक्स रहना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि रिलैक्सफुली रहना है आपको। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा स्माइल। पहला स्माइल, स्माइल अप्रोप्रिएटली। द जेन्युइन स्माइल होती है ना दैट कैन मेक सिम अप्रोचेबल और फ्रेंडली। अवॉइड फ्रॉनिंग। कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ा सा ना एक नेगेटिविटी, मतलब जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो कई बार ना फ्रॉनिंग फील कर रहा था, स्कॉलिंग फील कर रहा था। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट कैन कन्वे नेगेटिविटी और डिसइंटरेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए, फ्रॉनिंग से। फिर आपकी आवाज़, आपकी टोन कैसी है, आपकी आवाज़ की टोन कैसी है, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। गुड। एंड लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स में अगर हम बात करें तो चलो पहले टोन ऑफ वॉइस में एक और पॉइंट और बता देती हूँ कि जो है ना अपनी जो भाषा है, जो एक तो बहुत जल्दी नहीं बोलना है, एक बहुत ही आराम से नहीं बोलना है। स्पीक एट ए मॉडरेट पीस और वॉल्यूम दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। गॉट इट। और फिर एक ये भी होता है कि जो आपकी टोन है वो काम होनी चाहिए, काम एंड कॉन्फिडेंट। ओके, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। ये एक पॉजिटिव इम्प्रेशन रिलीज़ करता है सामने वाले पर। लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स में क्या होता है, एक तो जैसे नोडिंग हो गया। नोडिंग पता है ना, हम ऐसे सर झुका के यस यस करते रहते हैं। तो नोडिंग योर हेड वाइल लिसनिंग शोज दैट यू इंगेज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इंटरव्यूअर इज सेइंग, कि भाई ठीक है आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। फिर एक आता है मिररिंग। मिररिंग का मतलब होता है कि जो इंटरव्यू है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करती है सेंस ऑफ रैपो एंड कनेक्शन, जब हम मिररिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि टू अवॉइड इंटरप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि टू अलाउ अ इंटरव्यूअर टू फिनिश स्पीकिंग बिफोर यू बिगिन योर रिस्पॉन्स। मतलब जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है ना, जब तक वो अपनी बात ख़त्म नहीं करता दे रहा है तब तक आपको बोलना नहीं है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेजेस थी जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको यहाँ पे जाके लिखना है अपने आंसर में। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है वर्क प्लेस एटिकेट इन अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस। और लास्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो हम पहले तो ये बी वाला करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि अगर आप एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, किसी मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस पर। मल्टी कल्चरल मतलब एक ऐसा प्लेस, वर्किंग प्लेस जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग काम कर रहे हैं, तो उस जगह पर आपको अपना जो एटिकेट्स है वो किस तरह के रखने हैं, किस तरह के एटिकेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका माइंडफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। इसमें एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए टू प्ले क्लोज अटेंशन, कि अदर जो पर्सन है जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। एंड डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड टू अवॉइड jargon। ठीक है, एंड स्लैंग लैंग्वेज बहुत लोग यूज़ करते हैं ना, बट जो वर्क प्लेस पर है ना, ये इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए।
तो इसमें ये कि यू हैव टू यूज़ क्लियर, सिंपल एंड सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय एवरीवन, ठीक है। और कंसिडर नॉन वर्बल क्यूज़। इसके बाद आता है रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आपको जो भी जितने भी लोग हैं वहाँ पर उन सब की रेस्पेक्ट करनी होती है। रिकग्नाइज देयर वैल्यू डिफरेंसेस, कि देखो अलग अलग लोग जो है ना वो अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, तो यू हैव टू अप्रिशिएट द यूनिक पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, दैट ईच इंडिविजुअल ब्रिंग टू द वर्क प्लेस। अवॉइड स्टीरियोटाइप मतलब कि आपको ज़्यादा अजम्पशन नहीं बनाने की। कुछ लोग होते हैं ना स्टीरियोटाइप होते हैं, वो पहले ही सोच के रखते हैं कि फला फला कैसा होगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अबाउट देयर कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बात करनी है बी ओपन, ठीक है, बी ओपन टू लर्निंग, टेक टाइम टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स और कस्टम्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और सेलिब्रेट डाइवर्सिटी को करना है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि यू हैव टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट कल्चरल हॉलीडेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, जो त्यौहार होते हैं ना अलग अलग स्टेट के जैसे, तो वो सारी चीज़ें उनको सेलिब्रेट करना होता है। प्रोमोट इंक्लूसिव लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज के लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उनको भी प्रमोट करना होता है, उनको रेस्पेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद आप बात करेंगे जनरल एटिकेट्स की। अगर हम बात करें जनरल एटिकेट्स, ठीक है, जनरल एटिकेट्स में क्या आता है, एक तो पंक्चुअलिटी हो गया, पंक्चुअलिटी की हम बात कर लेते हैं कि बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, उसके लिए पंक्चुअल होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म की बात कर लेते हैं, टू मेंटेन ए प्रोफेशनल डेमेनियर, ठीक है, इन ऑल इंटरेक्शंस, रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, बी माइंडफुल, यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर पर्सनल स्पेस और बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना है और दूसरे के पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखना है। बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, देखो इट में ये चीज़ें जो है ना दैट मे टेक टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो विद कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। जब हमें उन कलीग्स के साथ तब एक रेपो बनानी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है जो अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी है और अंडरस्टैंडिंग को अपने को बना के रखना होता है। सीक फीडबैक्स जो होते हैं, आस्क फॉर फीडबैक ऑन योर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड इंटरेक्शन टू इम्प्रूव योर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल। आप आपस में बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आप किस तरह का जो इंटरेक्शन कर रहे हैं अदर कल्चरल जो पीपल हैं उनसे, और जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके बारे में आप फीडबैक ले सकते हैं, उसको यू कैन इम्प्रूव दैम, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपको दो ही करने हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की आपको बात करनी है। तो देखा जाए तो यहाँ से ना कुछ कुछ तो आपको मिल ही जाएंगी कि जो ये जो होते हैं ना कस्टमर सर्विस वाले, जैसे आप लोग अमेज़ॉन से जब बात करते हैं, जो उनकी जो कस्टमर सर्विस होती है, तो वो जो इंसान फ़ोन पे बैठा होता है ना, तो उसमें आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढना चाहते हो, क्या चाहते हो कि वो एक उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो किस तरह से आपको पता चलेंगी। तो मान लीजिए आप किसी अमेज़न पे आप लोग बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर सर्वेंट से बात कर सर्विस से हेल्प ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, ठीक है, तो जब अगर आप बात करेंगे उनसे फ़ोन पर बात करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब उम्मीद क्या करेंगे आप, एक तो इसके बारे में देखो, जब हम फ़ोन करते हैं किसी को अपनी समस्या बताने के लिए फ़ोन करते हैं ना, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं आता है तो हम यही तो सोचते हैं ना कि वो हम एक तो वो काम हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, कि वो हमारी समस्या को समझे, ठीक है, और लिसनर हो, एक गुड लिसनर हो, सुने हमारी समस्या को, और रेस्पॉन्स, कि हमारी समस्या सुनकर वो रिस्पॉन्स दे, हमें रिस्पॉन्ड करे और एक तरह से वो इंश्योर करे कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा कि काम हो, वो शांत होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज
कि किस भाषा में बात कर रहा है, वो हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, तो वो आपको ना काम, उसका नेचर काम होना चाहिए। वो आराम से सुने आपकी बात को, समझे आपकी समस्या क्या है, समझ कर उस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करे, ठीक है। और जो भी कुछ आप बात अपनी समस्या रखना चाह रहे हैं, तो ही हैज़ टू बी अ गुड लिसनर सो दैट ही कैन लिसन योर प्रॉब्लम प्रॉपरली। उसके बाद रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि वो आपको क्या, व्हाट द आंसर ही इज़ प्रोवाइडिंग यू अबाउट योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी होगी ना जब वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपसे अगर कुछ बात कर रहा है, आप कुछ बात कह रहे हो तो उसका वो प्रॉपर आंसर करे। इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पर मतलब ये होता है कि इफ़ अ कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग यू एनी सर्विस एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग योर पॉइंट, योर प्रॉब्लम, so he can communicate with you and he can give you a proper answer so that because what happens now when we are buying something from any social media or net, इंटरनेट से हम जब कुछ भी लेते हैं तो होता है ना कि समटाइम वी आर कनेक्टेड विद दैट थिंग इमोशनली। तो अगर जो एग्जीक्यूटिव है ही हैज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ही कैन बेटर अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट विद दैट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ भी नेसेसिटी होती है। फिर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस किस लिए? अगर पेशेंस होगा तभी तो वो आपकी बात सुनेगा ना। और अटेंटिवनेस का भी, ये सारी चीज़ें आपस में एक तरह से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर अटेंटिवनेस नहीं होगा, एक तो होता है ना, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको बताते ही रहो अपनी समस्या, उनको समझ ही नहीं आता है। एक होता है अटेंटिव कि आपने कुछ बात करी और उसने मतलब एक तरह से ही जस्ट जंप टू द पॉइंट, तो वो होती है अटेंटिवनेस। फटाफट से आपको समझ में आ गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या समझ रहे, आपको क्या चाहिए, कैसी मदद चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक गुड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। ये आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यस देखो, यू हैव बीन आस्क्ड फॉर डिलीवर अ स्पीच टू ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये इस तरह का भी ना स्पीच आपको लिखनी होगी, 10 नंबर की आएगी। कि मान लो आप किसी स्कूल में गए हो, ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के सामने आपको इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो इस पर आपको एक तरह से स्पीच लिखनी है, एक तरह से नहीं, मतलब आपको स्पीच ही लिखनी है, ठीक है। तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, ये मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है, हंसना मत लेकिन चलो समझाने के लिए बनाया। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करें तो इसके ना ये पार्ट्स बनाए मैंने। तो सबसे पहला अगर हम ले इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं, तो जब हम जो इम्पोर्टेंस आप बताएंगे ना, ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि बाय एलोकेटिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्टडिंग हो गया, अटेंडिंग क्लासेस हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। इसमें क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम बना लिया स्टडी करने के लिए, अटेंडिंग क्लासेस और कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन अब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली एंड अवॉइड द स्ट्रेस ऑफ लास्ट मिनट क्रेमिंग। रिड्यूस स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा अगर आप अपना टाइम को मैनेज करके चलेंगे, तो पढ़ाई करेंगे तो जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होता है ना, दैट हेल्प स्टूडेंट्स फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर वर्कलोड एंड रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रिवेंट्स देम टू बर्न आउट। इसके बाद है बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देने हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू इंटीग्रेट एकेडमिक वर्क विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया और हॉबीज़ हो गया, ठीक है। सोशल लाइफ, जो बच्चों की अपनी सोशल लाइफ भी तो होती है ना, और ये फुलफ़िल करता है उनकी देयर लाइफस्टाइल को। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जो भी वहाँ पर अथॉरिटीज़ बैठी होंगी, टीचर होंगे, हेड जो प्रिंसिपल होंगे, उनको एक बार एड्रेस कर लेना। उसके बाद ये सारे इंट्रोडक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये पूरा आंसर लिख देना, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड, देखो ये एक तो 6th क्वेश्चन, 7th और 8th, ये तीनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस मैनेजर इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके लिए आपको ना एक ऑफिशियल लेटर लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने, मान लीजिए आपने किसी फर्म में आपने अप्लाई किया था, ठीक है, किसी एडवर्टीज़मेंट के टू द एन एडवर्टीज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस मैनेजर की एक पोस्ट निकली थी, एडवर्टीज़मेंट आया था उसका। तो उसके रिस्पॉन्स में आपको वो लेटर लिखना है, वो आपको यहाँ पे लिख के देना है कि कैसे कैसे आपको बनाना है। योर एप्लीकेशन शुड शो योर स्किल्स, उसमें आपको अपनी स्किल्स बतानी है, अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, उस जॉब से क्या रिक्वायरमेंट है आपको, वो सारी आपको बतानी है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है यू विल बी अटेंडिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट इन एन रेप्यूटेड फर्म। कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है किसी रेप्यूटेड फर्म में, तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो राइट आउट 6 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड, मतलब आपसे वो 6 क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इस जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वो आपको 6 क्वेश्चन लिखने हैं। और इसके बाद है प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक स्किल एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव टीम लीडर। अब मैं ये तीनों क्वेश्चन एक साथ क्यों पढ़ के बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप ये जाके देख लेना, मैं यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कि आपको लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, और आपको इंटरव्यू के लिए अगर एनालिस्ट की पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आप देख लेना उसको जाके। और उसमें प्रेजेंटेशन पर भी आपको अच्छा खासा बताया गया है डिटेल में, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना जाके, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट तो कहाँ मिलेंगे हम, अब दिसंबर में ही मिलेंगे, क्योंकि कल तो शायद आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर हेल्प मिली है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।